चलिए बेटा एक सवाल करते हैं। सवाल की लैंग्वेज मैंने पहले से लिखी हुई है। ए पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट, ऑफ कोर्स ग्रीन लाइट है तो उसकी वेवलेंथ दे रखी है, दैट इज 546 नैनोमीटर, पासेस थ्रू स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 मिलीमीटर। सिंगल स्लिट है और उस सिंगल स्लिट की जो विड्थ है वो हमें दे रखी है, मतलब हमें ए दे रखा है। फॉर्मूला में जो हम ए यूज करते हैं वो दे रखा है एंड इट इज 0.4 मिलीमीटर। तो ट्रांसमिटेड लाइट, अब ऑफ कोर्स इस स्लिट पर लाइट गिरा रखी है। लाइट का लैम्डा हमें गिवन है दैट इज 546 नैनोमीटर। इसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जो यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है। 40 सेंटीमीटर दूर यहां पर आपके पास स्क्रीन है। तो ये जो 40 सेंटीमीटर है ऑफ कोर्स आपका कैपिटल डी हो गया, लैम्डा हो गया, ए हो गया, डी हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास। दो जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास हैं उनके बीच का सेपरेशन निकालना है। आप जानते हो कि बीचों बीच वाला पॉइंट तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। यहां कहीं एक फर्स्ट मिनिमा होगा, जहां कहीं बड़ा आपका फर्स्ट मिनिमा होगा वहां पर दिस एंगल विल बी लेट्स से थीटा। वैसे आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बट आपको इतना याद है कि सर दैट इज ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। पहला मिनिमा चाहिए तो हम एन को 1 रखते हैं। तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी आ गई है, लैम्डा अपॉन ए। वैल्यूज की अगर बात करें तो लैम्डा जो है वो ए से ठीक ठाक छोटा है, तो मैं ऐसे बड़े आराम से कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली लैम्डा अपॉन ए। ऐसे कह सकते हैं, या फिर बड़ा टेन का लिख दो, एक ही बात है। साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा सारे के सारे लगभग बराबर सही है, कोई बहुत बड़ा इनमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा वही आपका साइन थीटा है, बेटा वही आपका टेन थीटा है और वही आपका थीटा है। एक सी बात है, मुझे पूछा गया है कि ना, अच्छा ये पोजीशन पता लग गई फर्स्ट मिनिमा की। जैसी फर्स्ट मिनिमा यहां पर है बेटा वैसा ही फर्स्ट मिनिमा यहां पर भी होगा। ये वाला एंगल थीटा तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। ये डिस्टेंस आपके पास है कैपिटल डी। अगर ये डिस्टेंस कैपिटल डी है तो ये बेटा ऑफ कोर्स आपके पास कैपिटल डी का टेन थीटा। अगेन बेटा कैपिटल डी का टेन थीटा लिखो, कैपिटल डी का साइन थीटा लिखो, या कैपिटल डी इंटू थीटा लिखो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस फिर से बेटा आपके पास आ गई कैपिटल डी इंटू टेन थीटा। ये आपका मिनिमा, ये आपका मिनिमा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन पूछ रखा है। इनके बीच में जो सेपरेशन होगा दैट इज ऑफ कोर्स 2d टेन थीटा, दैट इज 2d टेन थीटा इज ऑफ कोर्स बेटा लैम्डा अपॉन ए। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 2 टाइम्स डी। डी इज बेटा 40 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 0.4 मीटर लिख देता हूं। लैम्डा इज 546 नैनोमीटर, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर अपॉन ए बेटा स्लिट विड्थ दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये निपटे, ये बेटा कितना आ गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। 546 इंटू 2 बेटा कितना हो गया, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया बेटा 9, 1092 बड़ा 1.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो सही है ना, और मेरे ख्याल से ये आ गया 1.092 मिलीमीटर। हालांकि आप ये कह सकते थे कि सर इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मिनिमा से मिनिमा के बीच जो सेपरेशन है ये हमारे जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ है, और उसका फॉर्मूला हम पहले से भी याद कर चुके हैं, दैट इज 2 टाइम्स डी लैम्डा अपॉन ए। बाकी जो फ्रिंज विड्थ थी वो ऑफ कोर्स बेटा हमारी सेंट्रल फ्रिंज विड्थ से तो हाफ थी। सेंट्रल पूछ रखी है एक तरीके से, ये हमारा आंसर है। फॉर्मूला याद हो तो बेटा ठीक है, आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। मुझे थोड़े फॉर्मूले कम याद रहते हैं तो मैं तो बेटा ऐसे बेसिक से निकालता रहता हूं, है ना। आप भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू तो आएगा नहीं। बेटा फिर से बोल दो, ये मिनिमा और जो अगला मिनिमा आएगा, जो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा है उनके बीच जो सेपरेशन होगा वो इतना नहीं होगा, इसका हाफ होगा। यहां पर जो फर्स्ट मिनिमा है और जो सेकंड मिनिमा है उनके बीच का सेपरेशन इतना नहीं होगा, इसका हाफ होगा। इवन जो सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा है उनके बीच जो सेपरेशन होगा वो इसका हाफ होगा। सेंट्रल जो आपका फ्रिंज विड्थ है वही बेटा सबसे ज्यादा रहती है, बाकी उनकी हाफ रहती है। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। हो सकता है कि भाई कोई अच्छा सवाल इस बात पे पूछ ले, बाकी तो बेटा इसी तरह के सवाल हमसे पूछते रहते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल और करते हैं, है ना, सिंगल स्लिट का। ये सुनिएगा, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक ऑब्वियसली मींस कि सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ है, एंड दैट वेवलेंथ इज 4500 एंगस्ट्रॉम या फिर 450 नैनोमीटर। पास
पासिस थ्रू स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर। लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, जो स्लिट है उसकी विड्थ दे रखी है। लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, जो स्लिट है बेटा आपके पास उसकी विड्थ दे रखी है। ठीक है। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड। जो मोस्टली लाइट है वो कितने एंगल के अंदर डिफ्रैक्ट होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा और यहां पर एक ब्राइट पैच बन जाएगा। जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी, लेकिन बीच वाला जो ब्राइट पैच होगा मोस्टली लाइट उसी में जाएगी। आगे वाले जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी तो बहुत कम होती है। तो मोस्टली लाइट जो है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन के अंदर ही डिफ्रैक्ट होती है। आपकी जो मोस्टली लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन के अंदर ही डिफ्रैक्ट होती है। ये वाला एंगल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सिखा रखा है, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। यहां पर आपका मैक्सिमा, यहां मिनिमा, यहां मिनिमा, इन दो मिनिमास के बीच में आपकी सारी की सारी जो लाइट है वो बेटा डिफ्रैक्ट हो रही है। आगे वाले जो मैक्सिमास होंगे उनमें तो तुम जानते हो कि अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 या ऐसे होती है, आगे वाले पर और कम होती है। तो मोस्ट लाइट सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन के अंदर ही आपकी डिफ्रैक्ट हो रही है। मुझसे पूछा गया है कि ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या है। एज यू कैन सी दैट कि बेटा जितने रीजन के अंदर आपकी लाइट डिफ्रैक्ट हुई है उसका टोटल एंगल 2 थीटा है। तो इसका मतलब मुझे 2 थीटा निकालना है, निकाल लेंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा कितना है 450 इंटू 10⁻⁻⁹। ए कितना बेटा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁻3। ये बेटा कितना आ गया 225 इंटू 10⁻⁻⁵। सही क्या है -4, हाँ सही क्या, -4 यहां आ गया, -4 ऊपर गया, -5। इट इज बेसिकली 2.25 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। बहुत छोटा एंगल है, तो बहुत छोटा एंगल है। और अगर बहुत छोटा एंगल है तो चाहे साइन थीटा लिखो चाहे थीटा लिखो, एक ही बात है। मुझसे पूछा कितने एंगल के अंदर जाएगी। अब बेटा जितने एंगल के अंदर आपकी लाइट जा रही है दैट इज नॉट थीटा, दैट इज बेसिकली 2 थीटा। सो आपका आंसर जो थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो इसको दुगना कर दो। दुगना किया तो शायद 4.5 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। बेटा ये आपका आंसर आ गया। 10⁻⁻³ को मैं मिली भी लिख सकता हूं, तो मेरे पास आंसर आ गया 4.5 मिली रेडियन। तो इतने रीजन के अंदर आपकी मोस्टली लाइट डिफ्रैक्ट होगी। आगे भी होंगी लेकिन उनकी इंटेंसिटीज बहुत कम होगी। और सवाल की लैंग्वेज बड़ा साफ साफ कह रही है कि मोस्टली लाइट जहां पर इंसिडेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ वही आपको एंगल बताना है। सो योर आंसर इज 4.5 मिली रेडियन। चलिए बच्चों एक छोटा सा सवाल और करते हैं। इस सवाल के अंदर एक एक्स्ट्रा बात भी है सीखने के लिए। एक बार मैं सवाल बोल दूं। द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट इज फॉर्म्ड at focal plane of lens of focal length 1 meter. ठीक है। The width of slit is 0.3 millimeter. If the third minimum is at a distance 5 millimeter from central maximum, find wavelength of light. सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मुझे ये बताना है कि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। इसके लिए अलग से पूरी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं उससे काम चल जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि बेटा कभी जेईई मेन में इस तरह का सवाल आ जाए कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए, तो यूं थोड़ी हम सवाल छोड़ देंगे। सिर्फ छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात सुन लो, सारा का सारा मामला, सारा का सारा फॉर्मूला बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। सुनिएगा, आपके पास बेटा ये सिंगल स्लिट, ठीक है बच्चों, ये आपके पास बेटा सामने ऐसे स्क्रीन रखनी होती, सारी बातें ठीक है बेटा, बढ़िया। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर जस्ट सामने, इस स्लिट के जस्ट सामने बेटा हम एक लेंस रख देंगे जिसकी फोकल लेंथ होगी f, और सारा का सारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो हम इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकल प्लेन पे लेके आएंगे। फोकल प्लेन आप जानते हो कि लेंस से बेटा कितना दूर होता है, f डिस्टेंस दूर होता है। तो सारा का सारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा बेटा हम कहां पर लेके आएंगे, सामने बेटा ये कोई स्क्रीन पे लेके आएंगे। और ये स्क्रीन कहां पर होगी, ये स्क्रीन होगी बेटा कहां पर, लिखा हुआ भी सवाल के अंदर बेटा कहां पर होगी, एट द फोकल प्लेन ऑफ लेंस। बस
तो आप कहोगे सर हमारा जो कैपिटल डी होता था उसकी जगह एफ आ गया। बड़ा बिल्कुल सही बात है, बाकी सारी कहानी बड़ा बिल्कुल वैसी की वैसी है। पैरेलल रेज आएंगी लेंस पे, बड़ा जब भी पैरेलल रेज आती है बेटा वो कहां पर भेजता है? ऑफ कोर्स बेटा वो भेजता है वो अपने अपने फोकल प्लेन पे। थर्ड मिनिमा बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं, थर्ड मिनिमा बेटा यहां कहीं होता था। इस लेंस से डिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आएंगी बेटा वो यहां कहीं जाएंगे बेटा इस तरह से। ये आपका थर्ड मिनिमा बेटा, आपका थर्ड मिनिमा। ऐसे यहां से देखो तो बीचों बीच से अच्छा रहेगा। ये आपका बेटा थर्ड मिनिमा, ये बेटा आपका थर्ड मिनिमा। यहां कहीं आपका एंगल थीटा, रेज जो आएंगी बेटा वो पैरेलल रेज जब भी आती हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बेटा कहां पर जाती हैं? फोकस पे जाती हैं। दिस पॉइंट इज योर फोकस, इट इज ऑन द फोकल प्लेन। इतना बड़ा आपको हल्का फुल्का पहले से ऑप्टिक्स से आइडिया होगा, ठीक है ना? बाकी तुम जानते ही हो। थर्ड मिनिमा चाहिए तो मेरे बच्चे बोले सर फॉर्मूला मुझे पता है कि ए साइन थीटा, थर्ड मिनिमा चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। फेयर इनफ। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन ए। वी नो दैट बेटा थीटा छोटा है तो दैट इज 3 लैम्डा अपॉन ए। ये डिस्टेंस आपके पास f है तो ये डिस्टेंस मेरे पास बेटा हो जाएगी f इंटू थीटा, दैट इज f इंटू थीटा। तो nth नंबर का जो मैक्सिमा है, थोड़ा मुझे कौन सा चाहिए? थर्ड नंबर का जो मैक्सिमा है वो मेरे पास आ गया f इंटू थीटा, दैट इज 3 लैम्डा अपॉन a इंटू f। ये बड़ा आंसर। तुम डायरेक्ट कह सकते थे कि सर nth मिनिमा हम फॉर्मूले में सीख चुके हैं पहले से ही, दैट इज कैपिटल D इंटू थीटा, दैट इज कैपिटल D लैम्डा इंटू n अपॉन f अपॉन a। बिल्कुल वही सारा का सारा फॉर्मूला है। पहला मिनिमा चाहिए n को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए n को 2 रख दो, तीसरा मिनिमा चाहिए n को 3 रख दो। बस इतना सा फर्क हो गया कि जहां पर d था बड़ा वहां पर क्या आ गया? f आ गया। और ये जो डिस्टेंस है बड़ा मुझे सवाल के अंदर दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये डिस्टेंस बेटा सवाल के अंदर मुझे दे रखी है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। तो सारा का सारा फॉर्मूला बेटा वही है, सिर्फ जो आपका कैपिटल डी था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? एफ से। और कारण आप समझ गए, जब भी पैरेलल रेज आएगी आपका जो लेंस है बेटा सारी रेज को कहां पर कन्वर्ज करता है? अपने फोकल प्लेन पे। और फोकल प्लेन पे हमने क्या रख दिया है? स्क्रीन। तो स्क्रीन बेटा यहां से कितना दूर हो गई है? एफ डिस्टेंस दूर हो गई। तो जहां पर डी था बेटा वहां पर आपका एफ आ गया। आई रियली होप बेटा आपको याद होगा पहला मिनिमा कहां होता है, दूसरा मिनिमा कहां होता है, तीसरा मिनिमा कहां होता है? तीसरा मिनिमा होता है 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए पर। बस कैपिटल डी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एफ से। तो 3 टाइम्स लैम्डा एफ अपॉन ए शुड बी इक्वल टू 5 मिलीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3। 3 ठीक है बेटा। लैम्डा मुझे निकालना है एफ। एफ बेटा मेरे ख्याल से 1 मीटर दे रखा होगा। और स्मॉल ए बेटा, स्मॉल ए कितना है? स्मॉल ए कितना है? 0.3 इंटू 10⁻⁻3। बड़ा लैम्डा की वैल्यू आ गई है 5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज 5 इंटू बड़ा ये 3 3 6 7 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या फिर मेरे ख्याल से 5000 एंगस्ट्रॉम। ये बड़ा आपका आंसर आ गया। तो जब भी कभी सवाल में फ्रेनहोफर डिफ्रेक्शन लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि स्लिट के जस्ट सामने बेटा पर लेंस रख दिया है, और लेंस जो होगा पैरेलल रेज को कहां पर कन्वर्ट करेगा? अपने फोकल प्लेन पे। और फोकल प्लेन पे अपना स्क्रीन रख दो। फोकल प्लेन पे अगर स्क्रीन रख दोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ। बाकी आपके सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। तो फ्रेनहोफर डिफ्रेक्शन जब भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, सारे के सारे फॉर्मूले भी बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस कैपिटल डी विथ एफ और चिल मचाओ, हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। कर लोगे ना बेटा? इस पर बेटा मेन में सवाल आ रखा है, मोर और लेस बड़ा सवाल ऐसा सा ही था मेरे ख्याल से। उसमें लैम्डा दे रखा था और पोजीशन पूछी थी, मैंने बेटा क्या कर दिया? पोजीशन दे दी और लैम्डा पूछी। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो तुम कर ही लोगे, समझ तो गए होंगे। आगे चलते चलिए बच्चों, एक बढ़िया सा सवाल और है ना। हालांकि मुझे लगता है कि काफी बोर कर रहा हूँ आपको ऐसे सवाल करा के, लेकिन बेटा ऐसे सवाल जेईई मेन में पूछते हैं तो 2-4 मैं भी कराई देता हूँ। इस सवाल में अगेन एक फॉर्मूले का भी यूज होगा।
फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा कहां पर बनते हैं, उन फॉर्मूला का भी यूज होगा। हालांकि फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा कहां पर बनते हैं, इन पर जेई मेन ने कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछे नहीं है। जेई मेन की मोस्टली सवाल सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के आसपास ही सवाल होते हैं, जैसे मैंने वो करा रखे हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कभी पूछ ले जेई वाले, या ना फर्स्ट मिनिमा कहां पर होगा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर होगा, सेकंड मैक्सिमा कहां पर हो सकता है पूछ ले, तो हमें आना चाहिए। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट मिनिमम फॉर लैम्डा 1 coincides with first maxima of wavelength lambda 2। पहली वाली जो वेवलेंथ है 6600 एंगस्ट्रॉम, इसका पहला मिनिमा और एक दूसरी वेवलेंथ है, इसका पहला मैक्सिमा, ये दोनों एक जगह है बेटा, ये दोनों एक जगह है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, मतलब सेम एंगल थीटा पर इस लैम्डा का मिनिमा है और इस लैम्डा का मैक्सिमा है। कौन सा मैक्सिमा? फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा तो बीच बीच होता है, फर्स्ट मैक्सिमा है, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला तो हम याद रखते हैं। क्या फॉर्मूला याद रखते हैं बेटा? ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो 1 टाइम्स लैम्डा 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अरे मैं लैम्डा 1 की वैल्यू पर देता हूं, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6600 एंगस्ट्रॉम। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। लैम्डा 2 जो है उसके लिए फर्स्ट मैक्सिमा है। बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने याद करवा रखा है तुम लोगों को कि सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो बाकी सारे मैक्सिमाज होंगे उनकी पोजीशन तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से कि ए साइन थीटा इज 2n+1 टाइम्स लैम्डा। पहला मैक्सिमा चाहिए n को 1 रख दो, दूसरा मैक्सिमा चाहिए n को 2 रख दो, तीसरा मैक्सिमा चाहिए n = 3 रख दो। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब काम नहीं करता? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो n को हम 0 नहीं रख सकते, बाकी 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सर मुझे तो फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो इस n को 1 रख दो। ये फॉर्मूला सिर्फ कब काम नहीं देता? सेंट्रल मैक्सिमा पर। और सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन तो बड़ा पता ही अपन को, बिल्कुल बीचों बीच होती है, उसके लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। बस ये बता रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला सेंट्रल मैक्सिमा पर काम नहीं देता। n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं। मुझे 0 रखनी भी नहीं है, मुझे तो पहला मैक्सिमा चाहिए तो n को 1 रख दो। मेरे पास आ गया बड़े आराम से कि a साइन थीटा पहला मैक्सिमा चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। आइए बेटा यहां पर रखता हूं, स्लिट विड्थ ऑफ कोर्स बेटा वही रहेगी, साइन थीटा, थीटा भी वही रहेगा। सो थीटा वो क्यों रहेगा? अरे बेटा बताया ना, अगर ये आपके पास अरेंजमेंट है तो सेम पोजीशन पर पहले वाली वेव की मिनिमा है और दूसरे वाली वेव की मैक्सिमा है, तो थीटा दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो ए साइन थीटा इज, ओ बेटा मैंने यहां पर गलती लिख दी, 2n+1 अपॉन 2। बड़ा फॉर्मूला वापस से देख लो ना, 2n+1 अपॉन 2 है, ठीक है बेटा। मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स नया वाला लैम्डा अपॉन 2। लो बेटा पर 3 लैम्डा, ओ सॉरी 2n+1 अपॉन 2 ऐसे मान लो, या बेटा n+½ टाइम्स लैम्डा ऐसे मान लो। ये था बेटा हमारा फॉर्मूला। तो पहला मिनिमा बेटा कहां पर आएगा, सॉरी पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा? a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2 पर। मैंने आपको बड़ा प्रूव कर रखा है। अगला मैक्सिमा आएगा a sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2 पर। उसका अगला मैक्सिमा आएगा a sin थीटा इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा अपॉन 2 पर। ऐसे सारे सारे मैक्सिमास आते रहेंगे। ये थीटा सेम, ये सेम, दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास आ गया 1 × 6600 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा 2 अपॉन 2। बेटा लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई है 4400 एंगस्ट्रॉम। बेटा कितनी आ गई है? 4400 एंगस्ट्रॉम। आई होप बेटा फॉर्मूला याद रखोगे, a sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा अपॉन 2। ये बेटा हमारा मैक्सिमा की पोजीशंस का फॉर्मूला है। सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो मैक्सिमा है उनके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। मिनिमा का तुम्हें याद भी रहता है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर। हालांकि हमने डिफ्रैक्शन को जो शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था वो सर्कुलर अपर्चर के डिफ्रैक्शन से ही किया था, लेकिन हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा था। अब लिख लेते हैं। सुनिए बच्चों, सबसे पहली बात कि ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ओपेक कार्डबोर्ड, बेटा पूरा ओपेक है और हमने इसके अंदर एक पिन होल बना लिया है सर्कुलर अपर्चर।
ऐसे हल्का सा पिन होल बना लिया, एक पिन ली और हल्का सा छेद कर दिया, तो ये आपके पास आ गया एक सर्कुलर अपर्चर आ गया। इसका डायमीटर जो है वो लेट से बेटा बी है। बाकी आपका जो कार्डबोर्ड है वो ऑफ कोर्स बेटा ओपेक है। ठीक है बच्चों, मैं साइड में लिख देता हूं कि बी इज डायमीटर ऑफ पिन होल। बेटा पिन होल शब्द भी यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने सर्कुलर अपर्चर कहा है तो आप इसको सर्कुलर अपर्चर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इस पर हमने लाइट गिराई इस तरफ से, बेटा हमने इस पर लाइट गिराई है इस तरफ से। जो लाइट गिराई है बेटा उसकी जो वेवलेंथ है लेट्स से इट इज लैम्डा, लेट्स से इट इज लैम्डा। जैसे आपने लाइट गिराई ऑफ कोर्स बेटा ये जो लाइट होगी ये इस तरह से बेटा फैलेगी। जैसे ही फैलेगी तो सामने अगर मैं कोई स्क्रीन रखूं, तो उस स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि सबसे पहले आपके पास बिल्कुल बीचों बीच ऐसे एक बड़ा हल्की सी एक डिस्क बन जाएगी, इस तरह की बड़ा एक हल्की सी डिस्क बन जाएगी, और मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी जो होगी वो इस पहले डिस्क में होगी। ये जो पहली डिस्क बनी है बेटा इसको मैं एरी डिस्क कह रहा हूं, और लाइट की जो मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी है वो इसके पास ही है। मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी जो है वो इसके पास ही है। इसे हम इसका अगर मेरे पास मान लीजिए बच्चों की इसका रेडियस अगर आर है तो आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क हो जाएगी। बड़ा ये आपकी एक तरह से डिफ्रैक्शन डिस्क बन जाएगी। तो यहां से जो लाइट आई बड़ा वो मोस्टली है ना डिफ्रैक्ट होके इसी रीजन के अंदर आई है, इसी रीजन के अंदर आई है, जिसमें से ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे बाहर जाऊंगा लगातार इंटेंसिटी घटेगी और यहां पर आपकी इंटेंसिटी बड़ा घटकर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मेन बीच वाली जो डिस्क बनी है बड़ा वो है। हालांकि ऐसी कंसेंट्रिक डिस्क्स बेटा और भी बनेंगी, लेकिन अगली डिस्क्स जो होंगी बेटा वो हमारे लिए इतनी प्राइम नहीं है। ऐसी बेटा एक ब्राइट डिस्क और भी बन सकती है आगे जाके, इसके आगे और भी बन सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंटेंसिटी होगी वो जो सेंट्रल डिस्क बनी है उसी के पास होगी। तो हमारे लिए जो प्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डिस्क है, बाकी हमारे लिए इतनी प्राइम नहीं है, बाकी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इस पर हमें क्या कैलकुलेशन याद रखनी है बेटा सुनिएगा। सबसे पहली बात, बेटा सबसे पहली बात, अगर आपके पास ये ओपेक कार्डबोर्ड, इसके अंदर आपके पास बी डायमीटर का सर्कुलर अपर्चर, और यहां से बेटा लाइट आई है ऐसे। अब कॉर्नर से ऑफ कोर्स बेटा जो लाइट होगी वो फैलेगी। जैसे बेटा लाइट फैलेगी तो लाइट फैलेगी ऐसे बेटा, इस तरह से। मोस्टली जो लाइट होगी वो इस रीजन के अंदर ही जाएगी। जो बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है बेटा, बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है ये ऑफ कोर्स आपका एक तरह से सेंट्रल मैक्सिमा है। बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है बेटा दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे जैसे दूर जाएंगे बेटा वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी, जैसे मैं बता चुका हूं। यहां कहीं बेटा आपका मिनिमा आएगा, बेटा यहां कहीं आपका मिनिमा आएगा, और इसी तरह से बेटा यहां कहीं भी बेटा आपके पास मिनिमा आएगा बाय सिमेट्री। जहां मिनिमा आ रहा है बेटा लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। इस बार बेटा मैं इस थीटा को प्रूव नहीं कर सकता, हमारे लेवल की जो डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है उसमें बेटा इसका डेरिवेशन है नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू याद करनी है। एंड इट विल बी साइन थीटा is 1.22 lambda. Lambda is of course wavelength of the light used divided by b. But what is b? B is diameter of the aperture. But b is diameter of the aperture. But b is diameter of aperture.
बेटा कभी किसी सवाल के अंदर ऐसा बोलते हैं कि लेंस था, लेंस से डिफ्रैक्शन हुआ वगैरह वगैरह, तो ऐसे केस में आप डायमीटर ऑफ लेंस लिख देना। हालांकि हमारे मोस्टली सवालों के अंदर बेटा ये अपर्चर ही होगा तो उसी का डायमीटर लिखना है, लेकिन मान लो बेटा कभी किसी सवाल के अंदर लेंस दे रखा हो इस तरह का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, तो उस लेंस का डायमीटर हमें यहां पर लिखना है। दिस इज योर साइन थीटा। ऑफ कोर्स बेटा थीटा बहुत बड़ा नहीं आएगा, थीटा बेटा छोटा सा ही आएगा। तो यहां पर आपकी मोस्टली जो लाइट होगी बेटा वो यहां पर आ जाएगी और ये आपके पास ऐसे एक डिस्क बन जाएगी। इस डिस्क को बेटा हम एरी डिस्क बोल चुके हैं और मोस्टली बेटा जो लाइट होगी वो इसके अंदर ही होगी। फेयर एनफ। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस एरी डिस्क का रेडियस क्या होगा, तो वो रेडियस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि दैट रेडियस विल बी, एज वी नो दैट दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर यहां से स्क्रीन से बेटा स्क्रीन से लेकर बेटा इस अपर्चर तक की डिस्टेंस अगर आपके पास कैपिटल डी है, तो आप कह सकते हो कि दिस रेडियस विल बी ऑफ कोर्स d into theta. So the radius comes out to be capital D into theta, that is 1.22 lambda capital D upon B. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रेडियस है। दिस इज रेडियस ऑफ योर एरे डिस्क, जो बड़ा आपके सबसे पहले जो ब्राइट डिस्क बनी है उसका रेडियस आपके पास ही है। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये याद रखना लैम्डा क्या है, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, डी क्या है, डी है बड़ा ऑफ कोर्स इस सर्कुलर अपर्चर और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। बड़ा ये बी क्या है, जो आपका सर्कुलर अपर्चर है उसका डायमीटर। अगर फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन हुआ तो तुम जानते हो बेटा हम कैपिटल डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, फोकल लेंथ से। अगर आपका फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन हुआ तो हम बेटा रिप्लेस कर देंगे बेटा किसको, कैपिटल डी को एफ से, एंड फॉर्मूला विल रिमेन लाइक दिस। अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखो। डेरिवेशन याद नहीं करनी, ना ही हमें ये याद रखना है कि अगले मिनिमास कहां होंगे, सिर्फ इतना से याद रखना है और हमारा काम बन जाएगा। सवाल बेटा अगर मान लो लेंस वगैरह आ गया तो बता चुका हूं कि जो डायमीटर आपने अपर्चर का लिखा है उसके जगह आप डायमीटर बेटा किसका लिखें, लेंस का लिखें। तो बाकी सब सारी की सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसे याद ही रखना है बेटा, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसकी डेरिवेशन के लिए जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है अपन को। हालांकि हमने सिंगल स्लेट में डिराइव जरूर किया था, लेकिन हमने कहा तो यही था कि बेटा फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहां भी वही बोल रहा हूं कि फॉर्मूला याद कर लेना, हमारा सारा काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एक बात और बोलूंगा कि यार जेई ने एक सवाल पूछा था, उसमें ना 1.22 ऑप्शन नहीं था, तो लैम्डा अपॉन बी से ही आंसर दे रखा था उसके अंदर। तो कभी कभी बेटा ऐसा भी हो सकता है कि 1.22 कहीं कहीं इग्नोर कर रखा हो, तो उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी भी है। वो सिर्फ एक ही जेईई मेन का सवाल था, तो उन्हें सवाल में 1.22 लिखना चाहिए था, उन्होंने मिस कर दिया। बाकी बेटा हमेशा फॉर्मूला यही करेक्ट है, यही सही है। ठीक है, तो हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर जेईई मेन का एक सवाल मैंने किया बहुत ही बढ़िया सा, सर उसके अंदर तो है ना ऐसा गड़बड़ हो गई। बड़ा वो एक सवाल में गड़बड़ है, बाकी हमेशा आपका फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे चलते बड़ा फॉर्मूला बेस एक सवाल करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट लैम्डा 6000 नैनोमीटर इज फोकस्ड बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बड़ा फोकस करता है तो ऑफ कोर्स बड़ा किसी पॉइंट पे करता है वैसे तो, ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑफ कोर्स बड़ा उस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रही होगी तो 20 सेंटीमीटर दूर बड़ा वो फोकस कर देगा। फाइंड डायमीटर ऑफ लेंस, सॉरी डायमीटर ऑफ डिस्क इमेज फॉर्म्ड। सुनना बेटा, वैसे तो फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा, सब तुम्हें एकदम सेट पता है, बट मैं हल्का सा थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं बातों को। ये आपके पास लेंस है, इस लेंस का खुद का जो डायमीटर है वो मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वहां पर अपर्चर का डायमीटर था, यहां पर लेंस का डायमीटर है, एक ही बात है। पैरेलल लाइट आई है, पैरेलल लाइट हम जानते हैं कि बेटा आती है और पॉइंट इमेज बनाती है, लेकिन डिफ्रैक्शन ये कहता है कि पॉइंट इमेज नहीं बनेगी, हल्की सी जो लाइट होगी बेटा वो थोड़ी सी फैल जाएगी और इस कारण से पॉइंट इमेज ना बनकर डिस्क इमेज बनेगी। हालांकि उस डिस्क का रेडियस बहुत ही छोटा होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही लाइट इस लेंस से निकलेगी, जैसे बेटा लाइट इस लेंस से निकलेगी तो लाइट जो होगी बेटा वो हल्की से ही हो जाएगी,
जानी बेटा कैसे चाहिए थी, पैरेलल, लेकिन हल्का सा डिफ्रैक्शन का फर्क भी पड़ेगा और उस कारण से लाइट जो होगी वो लेंस से गुजरने के बाद थोड़ी सी फैल जाएगी, बट थोड़ी सी फैल जाएगी। और जो हमारी उम्मीद थी कि पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज ना बनकर बेटा क्या बन जाएगी, आपकी एक डिस्क इमेज बन जाएगी। हालांकि जो डिस्क होगी उसका रेडियस बहुत ही छोटा होगा, उसका रेडियस थोड़ा बहुत ही छोटा होगा, लेकिन मुझसे पूछा है कि बताओ कि इसका रेडियस क्या होगा, निकाल देंगे बेटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, बेटा दिस एंगल इज थीटा। एज वी नो दैट कि दिस रेडियस कैन बी रिटन एज 20 सेंटीमीटर इंटू थीटा। 20 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा लिखना आता है, बिल्कुल लिखना आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला है, क्या है बेटा, 1.22 लैम्डा अपॉन बी। 1.22 लैम्डा, लैम्डा कितना बेटा, 600 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन बी। बी कितना बेटा, बी होता है डायमीटर ऑफ अपर्चर, यहां पर अपर्चर नहीं बेटा, कौन है, लेंस, तो उसका डायमीटर लिखो। उसका डायमीटर सवाल के अंदर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखना, पता लगा कभी बेटा लेंस का वो रेडियस दे रखा हुआ तो आप बेटा पहले रेडियस से डायमीटर निकाल लेना। ये आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये तो 0.1 आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर 0.8 आ गया, ये 2 0 निपटे मेरे पास ये। अब ये एंगल आई बेटा बहुत छोटा रहा है, और ये एंगल अगर बहुत छोटा आ रहा है तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12, असल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, असल लगी 1, 7.32 इंटू 10⁻⁻⁶, रेडियन ऑफ कोर्स, रेडियन ऑफ कोर्स। इसको यहां पर रखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.32 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सेंटीमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। मैं करूं मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, कितना 14.64 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। ये बेटा सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर दो, और छोटा, बहुत छोटा सा पॉइंट इमेज टाइप में बन रहा है, लेकिन हमसे पूछा था बताओ रेडियस क्या होगी, तो ये रेडियस होगा, ये बेटा आपका उसका आंसर होगा। डायमीटर अगर पूछेंगे तो ऑफकोर्स इसको डबल कर देंगे, ये हमारा आंसर है बेटा। अरे बेटा डायमीटर ऑफ डिस्क इमेज नहीं, सॉरी डायमीटर ऑफ डिस्क इमेज पूछा है बेटा, रेडियस नहीं पूछा, तो आंसर बेटा ये नहीं है, इसका डबल होगा। तो जो आपकी इमेज बनी है बेटा उसका डायमीटर पूछा है मेरे से, बेटा डायमीटर इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स r, थोड़ा मल्टीप्लाई करना 2 से, दिस इज 8, 29.28 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। बेटा ये वो मेरे से गलती हो गई, रेडियस नहीं पूछा बेटा, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। दिस इज योर आंसर, हालांकि तुम लोग निकाल लिया होगा ना। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बड़ा बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। कोई भी दो लाइट के सोर्स कितनी डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंटली डिस्टिंग्विशेबल है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रिजॉल्विंग लिमिट। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय सम एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके सामने से है ना कोई कार आ रही है, और उस कार के ऑफ कोर्स नाइट का टाइम है, तो दोनों हेडलाइट्स ऑन है। जब वो कार बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी, तो ऑफ कोर्स जो दोनों हेडलाइट्स होंगे वो आपकी आंखों पर कम एंगल सब्सटेंड करेंगे। इस कारण से आपको दोनों हेडलाइट्स जो वो अलग अलग नजर नहीं आएगी, बल्कि एज ए वन सोर्स ऑफ लाइट ही नजर आएगा। और आप ऐसा कह पाओगे कि है ना, मैं उन दोनों हेडलाइट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे कार नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, ऑफ कोर्स उसकी जो दोनों हेडलाइट्स होंगी वो आपकी आंखों पर ज्यादा एंगल बनाएंगी। जैसे ही ज्यादा एंगल बनाएंगी तो एक डिस्टेंस ऐसी आ जाएगी जब आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि
ये दोनों जो सोर्सेज हैं, मतलब जो दोनों हेडलाइट सोर्सेज हैं, वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। इसका मतलब आपने उन दोनों की इमेजेस को रिजोल्व कर लिया है। क्या कर लिया बेटा? रिजोल्व। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम कितनी डिस्टेंस हो, कम से कम कितना सेपरेशन हो, जिस पर हम उनको इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अलग अलग सोर्सेज हैं, दैट मिनिमम सेपरेशन इज नोन एज योर रिजोल्विंग लिमिट। और उसका जो इनवर्स है दैट इज नोन एज योर रिजोल्विंग पावर। उसका जो इनवर्स है बेटा उसे हम रिजोल्विंग पावर कहेंगे। तो एक बात तो बेटा हमेशा याद रखें कि रिजोल्विंग पावर जो होगा इट इज ऑलवेज 1 upon resolving limit. It is but always 1 upon resolving limit. डिफ्रैक्शन के कारण हमारा जो एक ही लाइट का जो सोर्स है, भले ही वो पॉइंट सोर्स क्यों ना हो, वो थोड़ी उसके कारण बेटा लाइट जो होगी वो थोड़ी सी अलग अलग एंगल्स पे निकलती है और उसके कारण वो थोड़ी सी नंबर ऑफ इमेजेस थोड़ी सी ज्यादा बनाता है। अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट सोर्सेस हैं और दोनों जो इमेजेस बना रहे हैं उनके अगर डिफ्रैक्शन के बाद जो मैक्सिमास है अगर वो ओवरलैप करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम उन दोनों इमेजेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दो सोर्सेस के कारण डिफ्रैक्शन के कारण मान लीजिए बहुत सारे इमेजेस बन रही हैं और उनके अगर मैक्सिमास ओवरलैप नहीं करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों के दोनों जो सोर्सेस हैं वो रिजोल्ट है। तो एक छोटी सी लाइन लिखिएगा बेटा, ड्यू टू डिफ्रैक्शन even a point source will form multiple images। एक जो पॉइंट सोर्स होगा बड़ा वो मल्टीपल इमेजेस बना सकता है। ठीक है, इफ two sources are placed nearby, अगर बड़ा ने दो सोर्सेज आस पड़ोस में रखे हुए हैं और ऑफ कोर्स वो जो इमेजेस बना रहे हैं वो डिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारे इमेजेस बन रही हैं और उनकी जो इमेजेस की जो मैक्सिमास हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमास अगर वो ओवरलैप हो गए तो हम उन दोनों को रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। वो दोनों सोर्स हमें अलग अलग नजर ना आके एक जैसे नजर आएंगे। तो एक लाइन लिखिए बेटा, इफ टू सोर्सेज आर प्लेस्ड नियर बाई एंड इफ their central maximas are coinciding, then we cannot distinguish these two डिफरेंट सोर्सेस। इन दो डिफरेंट सोर्सेस को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें वो कैसे नजर आएंगे? एक सोर्स जैसे ही। रैदर वी विल ऑब्जर्व एन ओवरलैप्ड सिंगल इमेज। बड़ा दोनों जो सोर्सेस हैं वो हमें एक सोर्स के जैसे ही नजर आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़ा बहुत दूर कोई कार खड़ी है, बहुत दूर कोई कार है, हेडलाइट्स ऑन है, भले ही दोनों हेडलाइट ऑन हो, लेकिन अगर वो बहुत दूर खड़ी तो बड़ा हमें ऐसा लगेगा जैसे एक लाइट सोर्स ही है। दो डॉट्स हैं, बड़ा मान लीजिए एक वाइट पेपर पे मैंने दो ब्लैक डॉट्स बना दी और मैं कहूँ कि बड़ा दोनों इस पेपर को दूर ले जाओ, तो अगर मैं काफ़ी दूर अगर ले जाऊँगा तो दोनों डॉट्स इतनी नज़दीक आ जाएंगे कि हमें वो एक डॉट जैसी नजर आएगी, कि एक ब्लैक स्पॉट जैसा नजर आएगा। फिर हम कह पाएंगे कि हमने उन दोनों को रिजॉल्व नहीं किया। और ऐसे केस में मैं कहूंगा कि दीज इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व। हम इसे कहते हैं कि ये इमेजेस बड़ा रिजॉल्व नहीं है। और कारण बता चुका हूं कि पहले वाला जो सोर्स है बड़ा मान लीजिए कि उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है
ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा, बट बाकी वाले मैक्सिमा तो तुम जानते हो कम इंटेंसिटी के होंगे। और जो दूसरा वाला जो सोर्स है उसका मैक्सिमा इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो बड़ा हो सकता है कि वो ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा सा ग्राफ बना रहा हूं। तो दोनों के जो मैक्सिमाज है बड़ा आप देख पा रहे हो कि इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो इंटेंसिटी है वो एक ही पॉइंट से आती आपको नजर आएगी और आपको अलग अलग इमेजेस नजर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि बड़ा ये दोनों सोर्सेज आपको अलग अलग नजर आए तो ऑफ कोर्स इन दोनों को दूर कर दीजिए, और जैसे आप दूर कर दोगे और अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाओगे तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों के दोनों सोर्सेज अब एक तरह से रिजोल्ट हो चुके हैं, जो आपके इमेजेस हैं एक तरह से वो रिजोल्ट हो चुके हैं। तो चलिए रिजोल्व करने के लिए हमें बड़ा ऑफ कोर्स इनको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। तो चलिए अगला पॉइंट, if light sources, बड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा, are sufficiently separated, एक दूसरे से बड़ा separated from each other, comma, then their central maximas may not coincide, and hence we will observe two different लाइट सोर्सेस। हमें तुम्हारा दोनों लाइट के सोर्सेस अलग अलग नजर आएंगे, और ऐसे केस में हम कहेंगे बट ऑफ कोर्स द इमेज, ऑफ कोर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमारा जो सारा का सारा अरेंजमेंट है बेटा वो रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व। और इसमें क्या होगा कि एक के कारण जिस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा होगा, दूसरे के कारण बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा वहां पर नहीं आएगा, वहां से थोड़ा सा दूर आएगा, दूसरे का बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा यहां गया। तो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा इस केस में कोइंसाइड नहीं करेगा, फेयर एनफ। और ऐसे केस में हम बोल पाएंगे कि बेटा दोनों जो रिजॉल्व है, दोनों के दोनों जो सोर्सेज हैं वो रिजॉल्व है। कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हमें रिजॉल्विंग पावर का बड़ा फॉर्मूला आना चाहिए, उस पर सवाल पूछ सकते हैं, उस पर बड़ा सवाल पूछ सकते हैं। जेई ने पूछे भी बेटा, जेई मेन में सवाल पूछे भी हैं। तो पहले लिखिए बेटा माइक्रोस्कोप। बेटा आपके पास ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई रियली होप बेटा आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है, आईपीस क्या होता है वगैरह वगैरह। बेटा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है बच्चों। यहां कहीं बेटा आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने बेटा इस लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पे ये जो एंगल सबस्टेंड किया है, लेट्स व्हाट दिस एंगल इज थीटा। पूरा एंगल बेटा 2 थीटा है, हाफ एंगल जो बेटा आपका वो थीटा है। ये बेटा आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह सकता हूं, ठीक है। देन अच्छा हाँ बेटा ऐसे केस में ये आपके पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, एंगल बेटा इस तरह से थीटा है। यहां पर मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट इस केस में ऑब्जेक्ट्स के बीच की वो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर वो जस्ट रिजॉल्व है। अगर उससे कम सेपरेशन आपने कर दिया तो उनके जो इमेजेस होंगी वो ओवरलैप कर जाएंगी और आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो रिजॉल्विंग लिमिट इज मिनिमम सेपरेशन
between sources so that they are just resolved. बेटा दे आर जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, अब बेटा फॉर्मूला निकालेंगे इस केस में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेट से d है। अगर d की वैल्यू रिजॉल्विंग लिमिट से कम हुई तो इन दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमास होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे और आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर नहीं आकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएंगे और हम ये कहेंगे कि दे आर नॉट रिजॉल्व्ड। बेटा दे आर नॉट रिजॉल्व्ड। लेकिन अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजॉल्विंग लिमिट है, बेटा रिजॉल्विंग लिमिट वैल्यू निकाल लेंगे हमने इसकी, अगर इन दोनों के बीच सेपरेशन सफिशिएंटली बेटा हाई है, ऐसे केस में हम कह पाएंगे कि आपको O1 और O2 अलग अलग नजर आएंगे। और अगर O1 और O2 अलग अलग नजर आएंगे तो हम कहेंगे कि ऑफ कोर्स दे आर रिजॉल्व्ड, दे आर ऑफ कोर्स रिजॉल्व्ड। फेयर इनफ। इस केस में माइक्रोस्कोप के केस में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला क्या है, बड़ा याद कर सकते हो, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। दैट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। सर लैम्डा क्या है? लैम्डा ऑफ कोर्स बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। बेटा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है। म्यू क्या है? बेटा म्यू है इस ऑब्जेक्ट के और इस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अक्सर आप जानते हो कि एयर ही होता है तो बेटा म्यू की वैल्यू अक्सर 1 ही होती है, बट मान लो कल को कह दिया कि बेटा यहां पर वाटर है तो ऑफ कोर्स हम म्यू की वैल्यू 4/3 ले लेंगे। तो म्यू इज क्या बोलूं बेटा, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम between object and your objective lens। फिर ना सर ये थीटा क्या है? बेटा डायग्राम में दिखा तो रखा है। जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा लेंस पर ऐसे एक कॉन सबस्टेंड करेगा, कॉन। उस कॉन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो आपका बेटा एक तरह से एंगल थीटा है। तो बेटा थीटा जो है इट इज योर semi vertex angle of cone subtended by object on lens। ऑब्जेक्ट ने लेंस पर जो कोन सबस्टेंड किया है उस कोन का जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, बड़ा पूरा एंगल तो बड़ा वर्टेक्स एंगल है, उसका हाफ जो होता है उसे हम सेमी वर्टेक्स एंगल कहते हैं। दिस इज योर एंगल थीटा। फेयर ना। इसी केस में कोई हमसे पूछे कि सर रिजॉल्विंग पावर क्या है, बेटा रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट। और उसका फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसी को उल्टा कर दो बेटा, दैट इज 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। दिस इज योर रिजॉल्विंग पावर, सिंपल। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा इतना सा एक काम है। तो माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले याद रखने चाहिए। इनके डेरिवेशंस वगैरह बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही काम चलाना है, ठीक है। और चल भी जाएगा, बड़े आराम से हमारा काम चल भी जाएगा। मोस्टली बेटा हमारा सारा का सारा काम फॉर्मूले से बन जाता है, हमें इसमें कुछ खास अलग से बातें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज यही काम हम एक बार टेलीस्कोप के अंदर भी करते हैं। हालांकि टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी चेंज भी होगी, देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का बेसिक काम बेटा तुम लोग जानते ही हो, बहुत दूर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने का है, ठीक है। थोड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये रहा बेटा टेलीस्कोप का लेंस, ठीक है बेटा।
इस लेंस का जो अपर्चर है वो बड़ा मैंने ए दे रखा है। अपर्चर मतलब बड़ा जो लेंस है उसका डायमीटर, लेंस का डायमीटर, इट इज बेसिकली डायमीटर ऑफ लेंस। फेयर इनफ। बेटा यहां कहीं मान लीजिए बेटा दो स्टार्स हैं, वन इज लेट से O1, अनदर वन इज लेट से O2। इन O1 O2 ने बेटा कोई ना कोई हमारे लेंस पर एंगल सबस्टेंड कर रखा है। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज डी थीटा, बेटा दिस एंगल इज डी थीटा। अब यहां पर जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो ये है कि यहां पर हम हल्का सा चेंज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप वाले केस में हमने रिजॉल्विंग लिमिट बोली कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम से कम कितने डिस्टेंस, कम से कम कितने डिस्टेंस कि वो जस्ट रिजॉल्व हो जाए, कम से कम कितने डिस्टेंस कि वो रिजॉल्व हो जाए। यहां पर रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो डिस्टेंस नहीं बल्कि एंगल है, इतना सा ही फर्क है। तो रिजॉल्विंग लिमिट की अगर बात करूं तो बेटा ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल है कि O1 O2 ने इस लेंस पर कम से कम कितना एंगल सबस्टेंड करे कि ये O1 O2 आपको अलग अलग नजर आए। अगर उन दोनों ने एंगल सबस्टेंड इससे छोटा किया तो आपको O1 O2 अलग अलग नजर ना आके एक ही नजर आने लग जाएंगे और हम कहेंगे कि वो दोनों रिजॉल्व नहीं है। हाँ, अगर O1 O2 ने इस लेंस पर जो एंगल सबस्टेंड किया अगर वो डी थीटा से ज्यादा हुआ तो बड़े आराम से वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर जो रिजॉल्विंग लिमिट है बेटा दैट इज डी थीटा, इट इज मिनिमम एंगल subtended by objects on lens so that they are just resolved. So that they are just resolved. और उन दोनों ने अगर एंगल सबस्टेंड किया इस डी थीटा से ज्यादा तब भी रिजॉल्व रहेंगे। अगर उन दोनों ने एंगल सबस्टेंड किया इस डी थीटा से कम तो उस केस में हमें O1 O2 अलग अलग नजर ना आके एक ही ऑब्जेक्ट जैसे नजर आएंगे। इफ एंगल सबस्टेंडेड by O1 O2 on telescope is less than d theta, then we cannot distinguish O1 O2। बट हमें O1 O2 अलग अलग नजर नहीं आएंगे एंड ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज है वो नॉट रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है बेटा। हां, अगर आपका इफ एंगल सबस्टेंडेड बाय O1 O2 ऑन टेलीस्कोप अगर मोर देन और इक्वल टू डी थीटा है तो उस केस में हमें ये O1 O2 अलग अलग नजर आएंगे और हम कह सकेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं एंड हम कहेंगे कि अब आपकी जो इमेज है वो रिजॉल्व है। तो इस केस में वी कैन डिस्टिंग्विश O1 O2 सेपरेटली। हम कह पाएंगे कि दोनों स्टार्स अलग अलग हैं। ठीक है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी इमेज है वो रिजॉल्व। चलिए बेटा, लेकिन अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि आखिर यहां पर रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला क्या है। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट इज डी थीटा एंड इट्स फॉर्मूला इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए। सिंपल, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा इज ऑब्वियसली लाइट की जो वेवलेंथ है बेटा वो, एंड ए इज जो भी लेंस है उसका अपर्चर। अपर्चर मींस जो लेंस है उसके क्रॉस सेक्शन का डायमीटर।
तो बेटा लैम्डा ही मुझे बताना है, ये तो मैं लिख चुका हूं। लैम्डा इज wavelength of light, बड़ा wavelength of light, this is your resolving limit। मगर रिजॉल्विंग पावर की बात करूं तो तुम जानते हो बेटा रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, दैट इज 1 अपॉन डी थीटा। बेटा फॉर्मूला आ गया, दैट इज a अपॉन 1.22 लैम्डा। है कि नहीं बेटा? आई होप समझ गए इस बात को। आगे चलते इस बात पे सवाल भी करते हैं, इस बात पे बड़ा एक दो सवाल निपटाते हैं। फॉर्मूला हमने देख ही लिया, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सवाल बेटा मैं वही ले रहा हूं जो जेई मेन ने पूछ रखे। बड़ा मेरे ख्याल से जेई मेन में इन पिछले 3-4 साल में शायद 2-3 बार ये वाला सवाल पूछ रखा है, तो मैं आपको करा देता हूँ। फ्री के नंबर है बेटा, ये जो फ्री के नंबर है, किसी को फॉर्मूला आता हो सटाक से कर देगा, नहीं आता होगा तो ऐसा तो नहीं डिराइव कर पाएगा, डिराइव तो कर नहीं पाएगा। तो ये तो फ्री के नंबर है ना। मैं भी आपको सवाल कराता हूँ कि जेई मेन ने किस तरह के सवाल पूछे, हो सकता है इस बार भी पूछ लें, इस बार तो पूछने के चांस तो है ही बड़ा ऑफ कोर्स है ना। कितने 24 तो पेपर ले रहे हैं, तो किसी न किसी पेपर में तो सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, पिछले 3-4 साल में भी आ ही रहा है, फिर से आ ही सकता है। तो एक सवाल लिख लो बेटा, ह्यूमन प्यूपिल है बेटा, बेटा आई लेंस की बात कर रहा हूं, हैज रेडियस 0.25 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन पीपल मतलब बेटा हमारा जो पीपल है उसे एक लेंस मानना है, उसका रेडियस दे रखा है। ऑफ कोर्स बेटा डायमीटर तो डबल हो जाएगा, डायमीटर तो डबल हो जाएगा। ये जो इंसान है बेटा इट इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स 2 ऑब्जेक्ट होंगे बेटा, तभी तो रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट की बात कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 point objects placed 25 centimeter from eye so that they are separately डिस्टिंग्विश्ड। बड़ा अलग अलग नजर आए ऑब्जेक्ट, उसके लिए उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन कम से कम कितना होना चाहिए, कर लेंगे। बेटा सबसे पहली बात तो ये हमारी एक तरह से आई लेंस की तरह ट्रीट करना है। बेटा ये रहा हमारा आई लेंस, इसका अपर्चर जो हो गया बेटा ऑफ कोर्स इसका डबल, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर तो बेटा रेडियस था, और आपके पास यहां कहीं बेटा वो 2 ऑब्जेक्ट्स बेटा पड़ी होंगी इस तरह से, बेटा 2 ऑब्जेक्ट्स इस तरह से पड़ी होंगी। अब मान लीजिए बेटा जो 2 ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं, एक बेटा ऑब्जेक्ट यहां पड़ी है, एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ी, उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन निकालना है। लेट्स से बेटा दिस सेपरेशन इज डी। ठीक है बेटा, इससे रेज आई बेटा ऐसे, इससे रेज आई ऐसे, दोनों ने जो एंगल सबस्टेंड किया है दिस एंगल इज डी थीटा। हम जानते हैं कि डी थीटा जो है एक लिमिट से छोटा नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं इस बात को। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वी ऑल्सो नो दैट दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। नाउ मैं चाहता हूं कि ये लेंस जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस इस तरह से बनाए कि वो डिस्टिंग्विशेबल हो। बेटा तभी हो पाएंगी जब ऑफ कोर्स बेटा जी ये एंगल डी थीटा जो होगा ये हमारा रिजॉल्विंग पावर के बराबर, सॉरी बेटा रिजॉल्विंग लिमिट से ज्यादा या उससे उसके बराबर हो। तो दिस डी थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ये तो फॉर्मूला है हमारा। जो एंगल है ये हमारा रिजॉल्विंग लिमिट से ज्यादा होगा या बेटा उसके बराबर होगा, तभी ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल होगी। एंगल डी थीटा कैन बी रिटन एज, बेटा एंगल अगर बहुत छोटा है तो इट कैन बी रिटन एज डी
अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसे लिखता हूं दैट इज d अपॉन 25 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। बेटा वैल्यूज रखनी और क्या है, तो मैं लिख सकता हूं कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22। अरे बेटा सवाल के अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी थी, बेटा लाइट की वेवलेंथ आपको 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, इसके बिना आंसर नहीं आएगा, ये गिवन है 1.22। लाइट की जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो दैट इज 5000 इंटू 10 रेज टू पावर -10। 25 सेंटीमीटर ऊपर आया तो 25 इंटू 10 रेज टू पावर -2, बड़ा मीटर में निकाल रहा हूं। नीचे ए लिखना है, ए इज ऑफ कोर्स डायमीटर ऑफ द लेंस, डायमीटर ऑफ लेंस इज ऑफ कोर्स बेटा 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -2 क्या हो गया, कैंसिल। बेटा ये कितना आ गया 50। देखना बेटा 1 2 3 4 4 0 तो बेटा निपट ली, 4 0 निपट लिए, तो d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर। तो जो d की वैल्यू है बेटा इससे बड़ी होनी चाहिए। 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था कि 30 माइक्रोमीटर, तो बेटा ये जो वैल्यू है लगभग लगभग 30 माइक्रोमीटर के आसपास आ जाएगी, तो इसका आंसर बेटा दे रखा था 30 माइक्रोमीटर। दिस वाज द आंसर। लैम्डा सवाल में गिवन था, ऐसा नहीं बेटा मैंने अपनी मर्जी से लिखा, लैम्डा सवाल में गिवन था, मैं ही लिखना भूल गया था, ठीक है, लैम्डा गिवन था, बिना लैम्डा कहाँ से कर लेंगे। तो ये बेटा सवाल जेई मेन का सवाल था, है ना, और एग्जैक्टली वैल्यूज भी यही थी, वैल्यूज बड़ा डिफरेंट नहीं थी। हाँ ये जरूरत पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बड़ा ऑप्शन में जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी, मतलब ऐसे मतलब अच्छा खासा लार्ज डिफरेंस था उनके अंदर। तो एक ऑप्शन था आपका 30 माइक्रोमीटर, तो कम से कम डी कितना हो, तो आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो लगभग बेटा ये 30 माइक्रोमीटर के आसपास ही आएगा। कर लेना मल्टीप्लाई बेटा, ठीक है, तो ये लगभग 30 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। तो आंसर बेटा क्या दे रखा था, 30 माइक्रोमीटर आपका आंसर गिवन था, ठीक है। चलिए बेटा एक सवाल ऐसा ही अपन और कर सकते हैं, ऐसा ही बेटा एक सवाल और कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले बेटा एक अगेन ह्यूमन आई है, उसका जो प्यूपिल है बेटा उसका डायमीटर मुझे दे रखा है, तो एक तरह से तो लेंस का डायमीटर दे दिया बेटा, दिस इज 3 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। 2 व्हाइट डॉट्स हैं ऑन ए पेपर, बेटा एक पेपर पर 2 व्हाइट डॉट्स हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना, अच्छी बात है। उनमें से जो लाइट आ रही है बेटा उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम कंसिडर करनी है बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम कंसिडर करनी है, ठीक है बच्चों। अब जिस पेपर पर ये दोनों डॉट्स थी वो मेरी आंखों के नज़दीक है, तब तो बेटा दोनों डॉट्स अलग अलग दिख रही थी, जैसे से दूर ले गया 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 बेटा, वैसे वैसे दोनों जो डॉट्स होंगे मुझे नज़दीक नज़दीक नजर आएंगे, क्योंकि वो आंखों पर एंगल सब्सटेंड कम करेंगी। अगर मैं काफ़ी दूर ले जाऊंगा तो ऑफकोर्स वो 2 डॉट अलग अलग नजर ना आके एक डॉट की तरह नजर आएंगे। तो बेटा 2 व्हाइट डॉट है, अच्छा बेटा 2 व्हाइट डॉट है, पेपर बड़ा ब्लैक है तभी तो नजर आएंगी, तो पेपर था वो ब्लैक था तभी तो नजर आ रही थी, ठीक। बहुत नज़दीक थी तो बड़ा अच्छा खासा एंगल बना रही थी, नजर आ रही थी। पेपर को मैं लगातार दूर ले जाता गया ले जाता गया ले जाता गया, पेपर कभी ना कभी मेरी आंखों से इतने डिस्टेंस पे चला जाएगा कि बेटा उसके बाद मुझे है ना वो दोनों डॉट्स है ना अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड नहीं होंगी, तो मुझे वो डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा सवाल लिखिए, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन between eye and black paper so that these 2 dots are separately
डिस्टिंग्विश्ड। सोचते हैं बेटा, ये हमारा अपना आई लेंस जिसका अपर्चर मुझे गिवन है बेटा, कितना दे रखा है इसका अपर्चर 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ मीटर ले देता हूँ। ठीक है बेटा, पेपर जो है वो बेटा मान लेते हैं मैंने ब्लैक पर यहाँ रख दिया, उस पर 2 डॉट्स हैं, दोनों डॉट्स के बीच में सेपरेशन बेटा 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इज ऑफ कोर्स 10⁻³ मीटर। मान लीजिए कि बेटा दोनों जो पेपर है ये मुझसे मतलब आई से L डिस्टेंस दूर है। अब ऊपर वाली डॉट से बेटा रेज आई, नीचे वाली डॉट से बेटा रेज आई, और मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज d थीटा। अब आप तो जानते हो बेटा कि आप है ना चाहते हो कि दोनों डॉट्स जो है ये सेपरेटली डिस्टिंग्विश हो जाए। अरे भाई सेपरेटली डिस्टिंग्विश तो तब होगी ना जब ये आपका एंगल d थीटा जो है बेटा ये हमारी रिजॉल्विंग लिमिट से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होते तो तुम जानते हो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब उनकी इमेजेस ओवरलैप कर जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि दिस d थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22 λ/a, है कि नहीं बेटा। अच्छा डीटा क्या लिख सकता हूं, डीटा मैं लिख सकता हूं अगर एंगल छोटा तो डीटा इज ऑफ कोर्स दिस अपॉन दिस। तो आप कह सकते हो कि 10⁻³ अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, ऑफ कोर्स बड़ा सारी चीजें SI यूनिट में लिख रहे हैं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.22 बेटा व्हाट इज लैम्डा, कहां गया बेटा लैम्डा, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया होगा, हाँ बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5000 into 10⁻⁻10 upon A is but of course 3 into 10⁻⁻3। बड़ा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ गया L शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 into 10⁻⁻6 3 into 10⁻⁻6 upon 1.22 into 5000 into 10⁻⁻10। बड़ा L जो है वो इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो इक्वलिटी वाला आंसर बोल देंगे। अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 0 के और बड़ा 3 0 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ऊपर गया तो 10 बच गया। तो बड़ा मेरे ख्याल से L शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30। ओ बड़ा एक तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से बड़ा ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया दैट इज 6/1.22। सारी चीज़ें बेटा जो आपने सॉल्व किए वो SI यूनिट में किए, तो ऑब्वियस बात है कि आंसर तो हमारा SI यूनिट में ही आएगा। तो 6/1.22 बड़ा 4.918 आ गया। तो L शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4.918 मीटर। हमसे पूछा है कि कागज मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। बेटा मैक्सिमम दूर जा सकता है L इक्वल टू 4.918 मीटर। इससे ज्यादा दूर बेटा आपका कागज नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा दूर मत भेज देना। अगर आपने कागज को इससे ज्यादा दूर और भेज दिया तो वो जो दोनों डॉट्स होंगी वो हमारी आंखों पर एंगल और कम सब्सटेंड करेंगी, और जैसे ही उसकी वैल्यू रिजॉल्विंग लिमिट से कम हुई वैसे बेटा हमें वो दोनों के दोनों जो डॉट्स हैं वो अलग अलग नजर ना आके एक की तरह ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। अगेन बेटा ये दोनों सवाल मैंने मोर और लेस वही लिए जो आपने बेटा जो मतलब ठीक है जेईई मेन के अंदर थे, आप समझ भी होंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, और इस तरह के सवाल मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं कि ना यार पता नहीं क्या ही होगा इनके अंदर, कुछ नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है, सवाल मोर और लेस इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो ये फ्री के से नंबर है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि जेईई मेन के अंदर ये फ्री के नंबर हैं, इनका तो मतलब है ना बढ़िया तरीके से सारा काम बन सकता है। ये सवाल तो हमसे होने ही चाहिए। ठीक है, समझ लेंगे, तो ये हम बड़े आराम से निपटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं।